नमस्कार। केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 4 में सभी का स्वागत है। इस पार्ट में आज हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। डियर स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बहुत ही अनकॉमन रिएक्शंस होती है जो कि बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जनरली हेटेरोजीनियस सिस्टम में होती है। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस जो कि मेटल सरफेस पे होती है, वो रिएक्शंस जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। इसके अलावा हेटेरोजीनियस सिस्टम की अगर हम बात करें तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में यह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की हम अगर रेट की बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती है। दैट मींस द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर हम किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एज्यूम करते हैं। इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन डी टी, ये रेट हो जाएगी और ये इक्वल हो जाएगी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर 0। यहाँ पर हम इसके अगर काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स के लिए हम यहाँ पर रिएक्टेंट ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको ए एज्यूम करते हैं और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन को 0 एज्यूम करते हैं। जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कुछ टाइम बाद में रिएक्टेंट का x जो मोल्स है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो a माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पर इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर जो रेट है dx अपॉन dt वो हो जाएगी माइनस डी, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है वो a माइनस एक्स हो जाएगी अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू a माइनस एक्स टू द पावर 0, और ये यहाँ पर k के इक्वल हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन लगाकर हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन देन dx इज इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन साइन देन k dt। जब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और k dt का इंटीग्रेशन kt हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके k इज इक्वल्स टू x अपॉन t। ये यहाँ पर k इज इक्वल्स टू x अपॉन t हमारे पास में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस डेराइव हो गया। ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर k रेट कांस्टेंट है, x जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और t यहाँ पर टाइम। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की अगर बात करें तो रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पर यूनिट हो जाएगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है और टाइम को अगर हम सेकंड में लें तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बहुत ही कॉमन रिएक्शंस होती है और जितने भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की रेट की अगर हम बात करें तो रेट ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है।
That means rate of the reaction is proportional to 1 power of the concentration of reactant. That means अगर हम यहाँ पर रेट की अगर बात करेंगे तो रेट यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू K into concentration of any reactant. और यहाँ पर पावर 1 है इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब हम इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एज्यूम करते हैं जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ पर रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। जब रिएक्टेंट का कुछ पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसको अगर हम x मोल मान ले तो उसके बाद में रिएक्टेंट ए की रिमेनिंग कंसंट्रेशन a माइनस एक्स हो जाएगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x हो जाएगी। इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन रेट dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस d इंटू a माइनस एक्स ये कंसंट्रेशन टर्म होगी अपॉन dt ये टाइम टर्म होगा इक्वल्स टू ये k और यहाँ पर रिएक्टेंट जो a है उसकी कंसंट्रेशन a माइनस एक्स हो जाएगी। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं और रीअरेंज करने पे जो कंसंट्रेशन टर्म है dx इसके साथ में ये कंसंट्रेशन टर्म a माइनस एक्स को उसके साथ में ले आते हैं और जो रेट कांस्टेंट है उसके साथ में टाइम dt को हम ले लेते हैं। अब इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा दिया और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो माइनस ln a माइनस एक्स और k dt का इंटीग्रेशन kt प्लस i हो जाएगा। i यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम फाइंड आउट करने के लिए टाइम 0 पर जो कंसंट्रेशन है x वो भी 0 हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट i है इसका जो वैल्यू है माइनस ln a हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और पुट करके इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये हो जाएगी ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू kt। इसको वापस अगेन हम रीअरेंज कर रहे हैं और यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में रख रहे हैं और बाकी के जितने भी जो टर्म है उनको राइट साइड में हम रीअरेंज कर रहे हैं। तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर ये a इनिशियल कंसंट्रेशन होगी और a माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी। यहाँ पर हम इसको नेचुरल लॉग से 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ln हटाकर यहाँ पर जब लॉग हम लगाएंगे तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन जो है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। सभी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस इस इक्वेशन को फॉलो करें। इसमें हमारे पास में अगर टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन और रिमेनिंग कंसंट्रेशन अगर दी हुई हो तो हम रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास में रेट कांस्टेंट अगर दिया हुआ है या फिर यूं कहें कि हमारे पास में कोई भी अगर टू वैल्यूज अगर दी हुई हो तो हम थर्ड वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में टाइम एंड रेट कांस्टेंट दिया हुआ है कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कंसंट्रेशन अगर टाइम दिया हुआ है तो हम रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो हम टाइम को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए यहाँ पर रेट कांस्टेंट k है उसकी यूनिट जो है वो टाइम इनवर्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म और ये कंसंट्रेशन टर्म ये तो कैंसिल हो जाएगी
और यहाँ पर 1/t बचेगा, इसलिए इसका जो यूनिट है वो टाइम यूनिट्स हो जाएगा। अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस का रेट है वो 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। अगर रिएक्टेंट एक ही है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 2 रिएक्टेंट है तो उनकी अलग अलग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकती है। दैट मीन्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ 2 कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पर इसकी केमिकल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम ये हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन एज्यूम कर रहे हैं। 2 into a प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की a मान ली हमने, और प्रोडक्ट की इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो 0 होगी। लेकिन जब x मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की a माइनस एक्स हो जाएगी, और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो x हो जाएगी। इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो हो जाएगी इज इक्वल्स टू माइनस डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन डी टी, और जब इसको रेट कांस्टेंट के साथ में हम लिखेंगे ये k इंटू स्क्वायर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ए। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि जो रेट टर्म है वो dx अपॉन dt हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस डी, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो टर्म है वो a माइनस एक्स आ जाएगा dt, लेकिन रेट कांस्टेंट के साथ जब हम लिखेंगे तो k इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगेन हम रीअरेंज कर लेते हैं और कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो dx के साथ में ये कंसंट्रेशन जो टर्म है a माइनस एक्स इधर आ गई, और ये यहाँ पर dt को हम रेट कांस्टेंट के साथ में ले लेते। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा, और k dt का इंटीग्रेशन kt प्लस i हो जाएगा। i यहाँ पर अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 0 टाइम पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो भी 0 हो जाएगी, और जब t का वैल्यू 0 और x का वैल्यू जब हम 0 यहाँ पर इस इक्वेशन में जब रखेंगे तो i का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन a, ये 1 अपॉन a हो गया। इस 1 अपॉन a जो वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, जैसे हम पुटअप करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू kt प्लस 1 अपॉन a। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम अगेन रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करके a अपॉन 1 अपॉन a टर्म को हम इधर ले लेते हैं और kt टर्म को हम एक तरफ रख लेते हैं, और जब हम रेट कांस्टेंट के साथ में इनका रिलेशन दिखाएंगे तो t टर्म को भी हम राइट हैंड साइड में यानी कि कंसंट्रेशन टर्म के साथ में ले जाएंगे, तो k जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स हो जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जिसको सभी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो करें। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट k है इसकी यूनिट हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन टर्म, ये भी कंसंट्रेशन टर्म और ये कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म और यहाँ पर कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके ये कैंसिल आउट होके कंसंट्रेशन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम है तो ये टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर k का जो फाइनल जो यूनिट है वो कंसंट्रेशन इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। अब हम ऐसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं जिनमें दो अलग अलग रिएक्टेंट्स थे, एक रिएक्टेंट A और
एक जो दूसरा जो रिएक्टेंट है उसको हम बी मान लेते हैं, जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए और रिएक्टेंट बी की इनिशियल कंसंट्रेशन बी है और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। लेकिन कुछ टाइम बाद में जब x मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी प्रोडक्ट में जब चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स हो जाएगी, रिएक्टेंट बी की जो कंसंट्रेशन है वो b माइनस एक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x हो जाएगा। अब इसके लिए हम रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो रेट इक्वेशन में यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन डी टी रेट टर्म हो गया, तो रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और माइनस डी बी अपॉन डी टी ये रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में रेट टर्म हो जाएगा, और ये इक्वल होगा dx अपॉन dt, यानी कि ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। यहाँ पर हम जो रेट टर्म है dx अपॉन dt, इसमें रिएक्टेंट A और B की जो फाइनल कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स और B माइनस एक्स उसकी वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। तो ये रेट dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू A माइनस एक्स, ये रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन फाइनल, और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B यानी कि B माइनस एक्स ये हो जाएगा। इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ ले रहे हैं, तो ये dx अपॉन ये रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। इस जब इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करके रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास में फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू A माइनस b log b इंटू A माइनस एक्स अपॉन A इंटू B माइनस एक्स। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जो कि सभी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस फॉलो करेंगे।